एक मूवी है पीकू जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण है मुख्य भूमिका में। और बिल्कुल सही। उसमें अमिताभ बच्चन को कॉन्स्टिपेशन रहता है और पूरी मूवी उसी के अराउंड में ही मोस्टली घूमते रहती है। तो ओल्ड एज ग्रुप वाले लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है? ओल्ड एज में सबसे पहली चीज तो आदमी चलता कम है। हाँ। जब आदमी की मोटिलिटी कम होती कम है, होती बॉडी की टोन कम होती है, तो इंटेस्टाइन की टोन भी कम होती हम्म। है। साथ में वो 10 दवाइयाँ खा रहे होते हैं, है ना, सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं, दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। कितने दिनों तक पॉटी अगर सही से नहीं आ रही है, कुछ अबनॉर्मैलिटीज दिख रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ये कॉन्स्टिपेशन है। विदेश में वेस्टर्न डेटा के हिसाब से अगर हफ्ते में 3 बार आप से कम लैट्रिन कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन करते हैं। कि एक दिन में कितनी बार अगर पॉटी जा रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल रेंज हफ्ते में 3 बार से लेके दिन में 3 बार तक नॉर्मल बोला जाता है। अगर कोई इंसान मोशन पास करने गया है तो वहाँ कितनी देर बैठ रहा है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन का कुछ है क्या कोई कनेक्शन? टाइम नहीं है, बट अगर लैट्रिन को पास करने में समय ज़्यादा लग रहा है, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तब हम उससे कॉन्स्टिपेशन करेंगे। 5 मिनट में हो रही है या 50 मिनट में हो रही है, वो नंबर नहीं गिनने। अच्छा। हम मुश्किल कितनी हो रही है वो गिनना है। तो कुछ ऐसे बॉडी साइंस या सिम्टम्स दे रही होती है जिससे समझ जाना चाहिए कि हाँ कब्ज की दिक्कत बढ़ रही है? सिम्टम तो बड़ा सिंपल है कि क्या आराम से पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, और लैट्रिन कितनी सख्त है, और तीसरी चीज़, क्या लैट्रिन करने के बाद भी संतुष्ट हैं कि पेट खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी को रूट कॉज समझना हो कि मुझे किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कुछ लोगों को बचपन से हो रही होती है, कुछ लोगों को बीमारियों से होती है, कुछ को प्रेगनेंसी में हो सकती है, कईयों को ओल्ड एज में होती है, कईयों को दवाइयों से हो सकती है। हाँ, तो जो भी आपके पास मरीज आते हैं इस तरह की दिक्कतें लेकर के, आप सबसे पहले उनमें क्या इवैल्यूएट करते हो कॉन्स्टिपेशन का पता लगाने के लिए? सबसे पहले चीज़ पूछते हैं जी, क्या खाली लैट्रिन करने में तकलीफ है, क्या आपको पेट में दर्द भी है। दूसरी चीज़ देखनी है कि ऐसी फिर बीमारियां हैं जो ट्रिगर हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा तो? फिशर हो सकते हैं, पाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकते हैं, जो हाथ है वो बाहर निकल सकती है जोर लगाने पे, ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन में भी कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं क्या जो हमें देखने चाहिए कि ये शायद किसी और बीमारी की तरफ इशारा कर रहे होंगे? बहुत बहुत ज़रूरी। अगर सबसे पहली चीज़, हमने कैंसर नहीं मिस करना। जब आप 45-50 साल के बाद हो जाते हैं और आपको न्यू ऑनसेट कैंसर है, न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन मतलब नई तरह से आपको कब्ज शुरू होती है, तब हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ऐसे कई लोग हैं जो आए दिन कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने का सही तरीका क्या है और आखिर ये प्रॉब्लम हुई क्यों, उसका रूट कॉज क्या है। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम कब्ज के बारे में हर डिटेल जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज पुरी, जो कि डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा, यहाँ आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के बारे में हर एक जानकारी मिले जो उन्हें जाननी चाहिए, जिससे उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल हो जाए। तो सबसे पहले तो यही बताइए डॉक्टर कि कॉन्स्टिपेशन को सीधे लोग पॉटी से रिलेट करते हैं, तो कितने दिनों तक पॉटी अगर सही से नहीं आ रही है, कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ दिख रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ये कॉन्स्टिपेशन है? विदेश में वेस्टर्न डेटा के हिसाब से अगर हफ्ते में 3 बार आप से कम लैट्रिन कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन करते हैं। पर भारतीय लोगों के लिए वह सही नहीं है। इंडिया में और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। लोग ऑन एन एवरेज 2 बार और कई बार इवन 3 बार तक लैट्रिन दिन में करते हैं। उनके लिए हफ्ते में 3 बार अगर हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत ही कम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होंगे। भारत देश में अगर हम सोच रहे हैं कॉन्स्टिपेशन किसको कहना चाहिए, वो कहना चाहिए कि पेशेंट क्या बोलता है। क्या उसको स्टूल पास करने में, लैट्रिन पास करने में मुश्किल हो रही है, क्या उसको लग रहा है कि लैट्रिन अभी तक खाली नहीं हुई है, या ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है,
तब हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम हफ्ते में 3 बार के हिसाब से करेंगे भारत देश में, तो हम किसी को नहीं पिकअप करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यूजुअली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले अपना पेट साफ करो, ये डेली नियम से होना चाहिए। एक दिन भी गैप हो जाता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें खुद से ही खराब फील होने लगता है कि आज अच्छे से मोशन पास नहीं हुआ या हुआ ही नहीं है, तो सही नहीं लग रहा है मूड, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक दिन की जो स्टार्टिंग है वो सही नहीं होती, तो पूरा दिन सही बोल रहे शेड्यूल हैं। गड़बड़ हो जाता है। लोगों को दिन में 2 बार नहीं हो तब भी वो कॉन्स्टिपेशन बोलते हाँ हैं। बिल्कुल, और आई थिंक 2 तो एवरेज है, इससे ज्यादा बार भी कई लोग जाते सही बोल हैं। रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे तो एक दिन का भी कोई है ऐसा ड्यूरेशन या टाइम कि एक दिन में कितनी बार अगर पॉटी जा रहे हैं तो दैट हैं। इज नॉर्मल? नॉर्मल रेंज हफ्ते में 3 बार से लेके दिन में 3 बार तक नॉर्मल बोला जाता है। अच्छा। अगर तो हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करनी है, अगर जो आदमी दिन में 2 दिन में 1 बार कर रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर कोई दिन में भी 1 बार कर रहा है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, उसको मुश्किल लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी आंतें खाली नहीं हुई हैं, तब हम उसे कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ओके। तो कोई इंसान मोशन पास करने गया है तो वहां कितनी देर बैठ रहा है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन का कुछ है क्या कोई कनेक्शन? टाइम नहीं है, बट अगर लैट्रिन को पास करने में समय ज़्यादा लग रहा है, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तब हम उससे कॉन्स्टिपेशन करेंगे। 5 मिनट में हो रही है या 50 मिनट में हो रही है, वो नंबर नहीं गिनने। अच्छा। हम मुश्किल कितनी हो रही है वो गिनना है। ओके, तो लेकिन कई लोग होते हैं ना जैसे सुबह सुबह आधे आधे एक एक घंटे तक बैठे रहते हैं, तो ये वो जिसको आधा 1 घंटा लग रहा है, वो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिपेशन के बीच में उसे बीच कहेंगे। में। ओके। तो और आपने जैसे कहा कि 5 मिनट से हो या 50 मिनट में हो, हमें मतलब कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं, टाइम मेरा नहीं मतलब है है। कि टाइम लिमिट नहीं है। हम्म, लैट्रिन करने में, स्टूल पास करने में कितना जोर लगाना पड़ रहा है, क्या आंतें खाली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या उसको मुश्किल हो रही है कि नहीं हो रही है स्टूल पासेज में, तब हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोलेंगे। ओके। तो जितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी दिक्कतों को लेकर के, उनके क्या मेजर एक्सपीरियंसेस रहते हैं कि उन्हें कैसा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कॉन्स्टिपेशन के टाइम पर? तो सबसे पहली चीज़ तो दिनचर्या शुरू नहीं होती है जब मोशन तक पास नहीं कर मोशन रहे पास नहीं हैं। करते हैं। उनको ज़ोर लगाना पड़ता है, उनको दर्द हो जाती है, उनको पाइल्स हो जाते हैं, उनको ब्लीडिंग हो सकती है आगे जाके। तो बेसिकली जब तक उनको खुलासा नहीं होता तब तक वो निश्चिंत नहीं होते बिल्कुल। और जोर लगाते रहते हैं और संतुष्ट नहीं रहते। तो डॉक्टर जैसे कॉन्स्टिपेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे बॉडी साइंस या सिम्टम्स दे रही होती है जिससे समझ जाना चाहिए कि हाँ कब्ज की दिक्कत बढ़ रही है? कब्ज शरीर में देखने में तो कम ही मिलेगा, बड़ी बीमारियां कुछ हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तभी हमें कुछ साइंस मिलेंगे। ओके। सिम्टम तो बड़ा सिंपल है कि क्या आराम से पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है और लैट्रिन कितनी सख्त है। कॉन्स्टिपेशन में 2 चीज़ें होती हैं, लैट्रिन की सख्ती कितनी है और लैट्रिन को निकालने में कितना जोर लगा रहे हैं, और तीसरी चीज़ क्या लैट्रिन करने के बाद भी संतुष्ट हैं कि पेट खाली हुआ कि नहीं हुआ। करेक्ट। तो जो टेक्सचर होता है स्टूल का वो भी बताता है हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में? तो इसके लिए कुछ टेक्सचर बिल्कुल होते हैं, अलग एक स्केल्स होते हैं जिसमें फोटोज होती हैं, जिसको हम ब्रिस्टल स्केल्स बोलते हैं। उससे हम कंपेयर कर सकते हैं भाई किस तरह का स्टूल है, स्टूल सख्त है, क्या उसमें पानी मात्रा ज़्यादा है या गोलियों की तरह आ रहा है, छोटी मेंगनियों की तरह आ रहा है। तो वो सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि स्टूल ज़्यादा सख्त हो रहा है और उसमें पानी की मात्रा कम है। तो इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करके स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि टेक्सचर कब क्या दिखे तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है? जो लैट्रिन के ब्रिस्टल स्केल्स होते हैं वो छोटी छोटी मेंगनियों से लेके सख्त हार्ड मासेस जिसके ऊपर क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं वो होते हैं। दूसरा एंड होता है जब लैट्रिन पतली होती है, तो अगर ब्रिस्टल 1 2 3 हो रहा है, जो छोटे सख्त लैट्रिन है जिसमें एकदम हार्ड है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। तो पेशेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उसको जोर कितना लगाना पड़ रहा है, उसको खुलासा हो रहा है कि नहीं, आंतें खाली हुई हैं कि नहीं हुई, और उसको कितनी तकलीफ हो रही है स्टूल पैसेज में और सख्त कितना है। ओके। तो कॉन्स्टिपेशन तुरंत हो जाता है या इस प्रॉब्लम को बढ़ने में समय लगता है कि 2 महीने 3 महीने लगातार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तब हम समझेंगे कॉन्स्टिपेशन है? कॉन्स्टिपेशन हर एक आदमी को अलग समय में शुरू होती है। कुछ लोगों को बचपन से हो रही होती है, कुछ लोगों को बीमारियों से होती है, कुछ को प्रेगनेंसी में हो सकती है, कईयों को ओल्ड एज में होती है, कईयों को दवाइयों से हो सकती है। तो इसका कोई शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर कोई प्रॉब्लम इमीडिएट हुई, कोई
लैट्रिन के रास्ते में फिशर हुआ, वो सब शॉर्ट टर्म है। अच्छा। बाकी कुछ बीमारियां आती हैं जैसे थायराइड बीमारियां वगैरह, जिसमें लॉन्ग टर्म स्लोली कॉन्स्टिपेशन बढ़ती रहती है धीरे धीरे। ओके। तो इसमें कोई ऐसा टाइम फ्रेम हर एक 2 आदमियों के लिए सेम नहीं होता। नहीं होता, सबके लिए अलग अलग हाँ है। जी। ओके। तो अगर किसी को रूट कॉज समझना हो कि मुझे किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या किसी भी पेशेंट के पास मतलब जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, तो क्या क्या हम वो चीज़ें या कारण समझ सकते हैं कि इनकी वजह से हो रहा तो है कब्ज? कॉन्स्टिपेशन का सबसे कॉमन कारण है कि लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में पानी कितना पीते हैं, खाने में फाइबर कितना आ रहा है, एक्सरसाइज कितनी हो रही है, इन चीज़ों से। ओके। उसको छोड़ के कुछ बीमारियों से कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे थायराइड की बीमारी है उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। जब बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती, जब हमारी उम्र कम बढ़ जाती है, जब बॉडी की टोन कम हो जाती है, उन चीज़ों से भी साथ में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बाकी साथ में कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। किसकी दवाइयाँ? दवाइयाँ जैसे कि सप्लीमेंट्स, कैल्शियम की टैबलेट, आयरन की गोलियाँ, अच्छा। ठीक है, कुछ तरह के हार्ट मेडिसिन्स जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ दवाइयाँ जैसे पेशाब ज़्यादा आ जाता है उनसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का दवाइयाँ भी एक कॉमन कारण है जिसे डॉक्टरों को ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में कारण नहीं मिलते हैं। कारण ही नहीं मिलता है। कईयों में खाली इंटेस्टाइन की मोटिलिटी की गड़बड़ होती है, कईयों में एक फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर होता है, मतलब इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो एनल स्फिंक्टर है, जो लैट्रिन का रास्ता है, वो नीचे से खुलता नहीं है, तो वो भी एक कारण होता है। तो कोई ऐसी बड़ी बीमारियां करके कॉन्स्टिपेशन वो भी होते हैं। आंत की रुकावरी में, आंत की के रास्ते में रुकावट हो, जो कैंसर से होते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत लंबा लिस्ट है, और कोई एक कारण जो पेशेंट को हम कहें भाई इससे है, वो नहीं बता सकते हैं। पहले पेशेंट को देखना है, उसको उसकी प्रॉब्लम सुननी है, उसको एग्जामिन करना है और देखना है भाई दवाइयाँ क्या खा रहा है, आपको तकलीफ़ें क्या हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है तो हो सकता है आँत में रुकावट हो, अगर खून जा रहा हो लैट्रिन में तो हो सकता है कि इंटेस्टाइन में कैंसर हो। तो ये एक शब्द कहना कि पेशेंट बता दे क्या कारण है, बिना देखे हुए सब कुछ कहना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो जो भी आपके पास मरीज आते हैं इस तरह की दिक्कतें लेकर के, आप सबसे पहले उनमें क्या इवैल्यूएट करते हो कॉन्स्टिपेशन का पता लगाने के लिए? सबसे पहले चीज़ पूछते हैं जी, क्या खाली लैट्रिन करने में तकलीफ है, क्या आपको पेट में दर्द भी है? दूसरी चीज़ देखनी है कि भाई उसको और कोई बीमारी के लक्षण हैं कि नहीं। क्या उसको थायराइड की बीमारी के कोई लक्षण हैं? क्या उसको पेट के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई उसके अंदर कोई रुकावट होने के चांसेस हैं कि नहीं है? वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। क्या, और फिर उससे पूछना है दवाइयाँ क्या खा रहा है? कुछ दवाइयाँ हैं अगर खा रहे हो, सिंपल चीज़ें जैसे कैल्शियम की लोग गोलियाँ खाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आपने किसी भी पेशेंट में ये सारी चीज़ें जब इवैल्यूएट कर ली, तो आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कब्ज़ होने का कॉन्स्टिपेशन की वजह से। पानी का कितना रोल है? कितनी कम पानी पीते हैं लोग जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन तक की नौबत आ जाती है? पानी कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर एवरेज 6-8 ग्लास चाहिए होते हैं लोगों को एक दिन में? दिन में, है ना? बिकॉज़ एक आपको 2 लीटर के करीब पानी पीना है, और कम पानी पीने से भी लैट्रिन हार्ड हो जाती है। पेशाब वाली गोलियाँ देते हैं, जैसे पेशाब ज़्यादा आता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को। अच्छा, ओके। और डाइट का कितना रोल है? कुछ ऐसे पर्टिकुलर खाने हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है? कम फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, कम फाइबर को अगर किसी को आसान भाषा में समझना हो कि फाइबर कौन-कौन से मतलब अगर स्पेसिफिक? आप चीज़ ले रहे हैं जिसके अंदर कोई सख्त चीज़ नहीं है, फल सलाद नहीं खा रहे हैं, अच्छा। कोई सख्त चीज़ नहीं खा रहे हैं जिसके अंदर फाइबर होता है, तो उनसे कॉन्स्टिपेशन रहेगी। हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी डाइट में रहता ही नहीं है, ना फ्रूट्स रहते हैं, ना वो सैलड्स खाते हैं, वो सिर्फ उनको, रोटी, चावल, मोस्टली इन सब चीज़ों पे, या तो हाँ, ज़्यादातर फास्ट फूड्स पर रहते हैं। तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के, कब्ज़ होने के ज़्यादा ज़्यादा चांसेस चांसेस रहते हैं। हैं। ओके। और एक्सरसाइज का फिर कितना रोल है? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी की टोन इंप्रूव होगी, इंटेस्टाइन इंप्रूव होगी। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। डाइट, एक्सरसाइज, पूरा एक लाइफस्टाइल पैकेज होता है। सारी चीज़ें इकट्ठी लेके हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में होती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम लोग इंटरनेट की जब बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हैं जिसमें लोग घरेलू उपचार बताते हैं कि आप ये खा लो, ये काढ़ा पी लो, या ऐसा कुछ बना लो तो तुरंत कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, या मोशन पास होने लगेगा। इन सब चीज़ों में आप बिलीव करते हैं? देखो, सब घरेलू नुस्खे गलत नहीं होते। सिंपल चीज़ें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम ले रहे हैं, वो भी
फ़ायदा करते हैं बिकॉज उनमें फाइबर्स है। हाँ, कुछ दवाइयाँ, ये नुस्खे हैं, उनमें सेना जैसी चीज़ें मिली होती हैं, मेहंदी होती है जो सेना, वो एक स्टिमुलेंट है, वो इंटेस्टाइन की चाल को, मोटिलिटी को बढ़ाता है। ओके। तो उससे भी इंटेस्टाइन, तो ये काम करते हैं, बट हर एक नुस्खे का किस तरह काम कर रहा है वो देखना है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सेना लेंगे तो उससे भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी खराब हो जाती है, तो कम कम देखना चाहिए। हर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको ज़रूरत क्या है। ये नहीं कि ये नुस्खा सबके लिए चल जाएगा, वो सही नहीं है। चलिए, तो कुछ ऐसे हैं घरेलू नुस्खे जो आप भी सपोर्ट करते हैं और ऑडियंस को बताते हैं या अपने पेशेंट्स को बताते हैं? सबसे पहली चीज़ डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, उससे एक्सरसाइज। बड़ा कोई नुकसान नहीं। हम्म। जो डाइट में, आपके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होने चाहिए, बिकॉज फाइबर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। कुछ तरह के फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर नेचुरल लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे प्रून्स वगैरह, जिसके अंदर सॉर्बिटॉल बना है, उससे स्टूल नरम होता है, वो अपने आप में फाइबर से ज़्यादा भी मदद करते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग फिग्स, प्रून्स ये खाते रहते हैं, और जिससे इंटेस्टाइन की जो चाल है वो बढ़ती है, ओके। तो वो भी एक चीज़ है। तो पहली चीज़ तो एक्सरसाइज रेगुलरली होनी चाहिए। डाइट में पानी रेगुलर होना चाहिए, अमाउंट, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी के से भी फ़ायदा होता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है, ओके। बट ज़्यादा कॉफ़ी लेने से डिहाइड्रेशन हो जाती हाँ। है, उससे भी प्रॉब्लम है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन वर्सन हो सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक ध्यान में रखनी है कि एक रिदम बनानी है, एक चाल बनानी है। आप सुबह उठ के, जब नॉर्मल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी हो रही होती है, आप उस समय इंटेस्टाइन की चाल की जो नॉर्मल मूवमेंट है, उस पर आपके पास समय नहीं है, आपने भागना है, स्कूल में जाना है, काम पे जाना है, और उस समय छोड़ देंगे तो वो अर्ज निकल गई, फिर आगे जाके स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन आपकी वर्सन हो जाएगी। तो सुबह खाने के बाद में इंटेस्टाइन की चाल बढ़ती है। तो सुबह नाश्ते के बाद में जो नॉर्मल इंटेस्टाइन की चाल बढ़ती है, उसको हम गैस्ट्रिक कोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो वो रिफ्लेक्स इस्तेमाल करनी है, आपने रोज रिदम बनानी है एक जाने की। रिदम नहीं बनाएंगे, दिन मिस कर जाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन वर्सन रहेगी। समय देना है काम पे जाने के लिए, उससे पहले 15 मिनट रखने हैं अपने लिए। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, जब भी बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि जब भी स्टूल पास करने, मोशन पास करने के लिए जाते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, अभी भी लग रहा है कि पेट में कुछ रह गया हो या कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, ये भी है कॉन्स्टिपेशन वो की भी तरफ कॉन्स्टिपेशन इशारा? का, मैंने बताया ना। हाँ, हाँ। स्टूल की सख्ती, स्टूल लैट्रिन को पास करने में कितनी मुश्किल है, और लैट्रिन को पास करने के बाद क्या पेट खाली लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को इनको मिला के हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ओके, तो ये भी एक साइन हो सकता है। अच्छा, अगर आपने डाइट की जब बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइबर रिच होती हैं, कुछ स्पेसिफिक आप नाम बताना चाहेंगे कि अगर ये खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन से हेल्प मिलेगा? जो भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फल हैं और सब्जियां हैं, उनके अंदर फाइबर्स होते हैं। करेक्ट। जो सख्त वाले फल हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। जैसे? जो सख्त फल हैं, जैसे आप सेब खा रहे हैं, पेयर्स खा रहे हैं, ठीक है, अमरूद खा रहे हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा हैं। बाकी चीज़ों में भी फ़ायदे हैं, ये नहीं कि सब जो फल नरम है उसमें कोई फ़ायदे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रून्स के अंदर सॉर्बिटॉल होता है। जैसे पपीता खाते हैं लोग कॉन्स्टिपेशन के, वो उसमें तो फाइबर उतना ज़्यादा नहीं है, फाइबर बट उतना, लेकिन साथ में उसमें एक एंजाइम होती है जो पेपेन है, उससे डाइजेशन इंप्रूव होती है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के बाद जो भारीपन लगता है उन चीज़ों में भी मदद करती है। तो ये सारे फल मदद करते हैं, सब्जियां मदद करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना जिसके दौरान कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, आपने भी बोला है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्स्टिपेशन के केसेस देखने को मिलते हैं, क्यों होता है उस टाइम पर ऐसा? प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है बिकॉज एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, उससे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होती है। ओके, तो उस टाइम पर आप जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें कुछ स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं? सो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फाइबर के साथ साथ अगर ज़्यादा तंग हो रहे हैं तो स्माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं। कोई स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स नहीं देने, जो ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी जो आंतों की चाल पे चाबुक मारती रहे। तो हमने ऐसी दवाइयाँ देनी हैं जो सबसे कम हो, जैसे लैक्टुलोज हो या पॉलीथीन ग्लाइकॉल हो, जो बहुत माइल्ड हो, जो अब्जॉर्ब नहीं होते, शरीर के अंदर नहीं जाते, और आंत की चाल को छूते नहीं है, खाली लैट्रिन को नरम करते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, शायद आपने सुना होगा या नहीं, एक मूवी है पीकू जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण है,
मुख्य भूमिका में, और बिल्कुल सही। उसमें अमिताभ बच्चन को कॉन्स्टिपेशन रहता है और पूरी मूवी उसी के अराउंड में मोस्टली घूमते रहती है। तो ओल्ड एज ग्रुप वाले लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है? ओल्ड एज में सबसे पहली चीज़ तो आदमी चलता कम है। हाँ, जब आदमी की मोटिलिटी कम होती है, कम बॉडी की टोन कम होती है, तो इंटेस्टाइन की टोन भी कम होगी। हुँ, साथ में वो 10 दवाइयाँ खा रहे होते हैं, है ना, सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं, हाँ। दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो काफ़ी कारण है, बट बेसिकली डिक्रीज मोटिलिटी कम होना और हुँ। आंतों की चाल उससे कम होना, उससे तकलीफ रहती है। तो कुछ ऐसे सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो ओल्ड एज वाले लोग भी कर सकते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस थोड़े कम हो सकें? जब तक आप फिजिकली फिट हैं, हुँ, हुँ। एज एक कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं। अगर आप एक्टिव रहेंगे, हुँ, हुँ। जब तो आंतें भी चलती रहेंगी। हुँ। अगर पेशेंट बेड रिडन है, नहीं हिल सकता, नहीं चल सकता, तब बात अलग है। हुँ, अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिससे वो एक्सरसाइज नहीं रोक सकती, तो सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। हर एक आदमी को फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें चलना, हुँ। आदमी चलेगा तो आंतें चलेंगी। हाँ, तो ये बेटर होता है। और अगर सिर्फ़ हम ओल्ड एज ग्रुप वालों की बात ना करें, ओवरऑल सबकी बात करें, स्पेसिफिक कुछ ऐसे एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हमारे बाउल मूवमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, मोशन पास करने में हमें मदद देते हैं? नहीं, आपको पूरी देखो, इंटेस्टाइन की कोई स्पेसिफिक एक्स एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज नहीं होती। सारी शरीर की एक्सरसाइज के साथ इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज इंप्रूव होगी, इंटेस्टाइन की टोन इंप्रूव होगी। उससे हेल्प मिलती है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज़ फॉर दैट? वॉकिंग इज फॉर ओल्ड पीपल, अभी तक मैंने नहीं शुरू करी। ठीक अच्छा, है, हाँ। वॉकिंग इज़ फॉर चलो, ओल्ड पीपल? चलना तो है, फिर तेज चलो, हुँ, हुँ। साथ वाले से बात नहीं करो। अच्छा, तेज़-तेज़। उतना करो जितना जहाँ तक कर सकते हो, कम नहीं हुँ, करो। तेज़-तेज़ चलना इज़ बेटर। ठीक एक्सरसाइज है। थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। हल्की एक्सरसाइज में तो कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, वो टहलना होता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, खाने के बाद और खाने से पहले भी हमें कुछ ऐसा रूटीन फ़ॉलो करना होता है क्या? कॉन्स्टिपेशन से मदद खाने मिलेगी? के बाद में आंतें चलती हैं। ओके। एक इंटेस्टाइन की मूवमेंट शुरू होती है, आंतों की एक चाल शुरू होती है। हुँ, हुँ। उस चाल को इस्तेमाल करना है। तो खाने के 10 मिनट के अंदर, हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हुँ, हुँ। अक्सर छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हाँ। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों को हम एक रिदम में नहीं डालते। हुँ, सुबह स्कूल जाना है, भागना है, समय नहीं है, फटाक से उठ के बच्चा जल्दी-जल्दी भाग जाता है, भागना। फिर दिन की जो आँत की चाल है वो खत्म हो गई। हुँ, तो बच्चों के लिए हमारी सलाह होती है कि सुबह उठिए, खाने के बाद, अगर जिन बच्चों को तकलीफ होती है, हुँ। उनको खाने के बाद 10 मिनट के अंदर बैठाना है। अच्छा, ठीक है? एक रिदम बनानी है। ओके। खाने के बाद लेकिन? खाने के बाद ये आँतों की बच्चों के लिए? सबके लिए है, बच्चों सबके के लिए लिए? स्पेसिफिकली, अच्छा, है ना? तो एडल्ट्स के लिए फिर कैसे इसको वो देखो, करेंगे हम लोग? जब हम अडल्ट्स के लिए भी वही गैस्ट्रिक कोलिक रिफ्लेक्स है हुँ, जो हुँ। बच्चों के लिए होती है। आपको डाइट, एक्सरसाइज के साथ में इंटेस्टाइन की मूवमेंट, जो नॉर्मल चाल है, उसका इस्तेमाल करना है। हुँ, खाने के बाद में जाएँगे तो आँतें चलेंगी। बिल्कुल। तो जैसे कई लोग होते हैं जो सुबह-सुबह उठते ही जाते हैं बिना कुछ खाए-पिए। मोस्टली आई थिंक उनको ऐसे ही होते हैं। कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं उनको। उनको उनको क्या कॉन्स्टिपेशन सलाह देनी? है। ठीक है। और खाने के बाद जैसे तुरंत वॉक करते हैं या फिर ये भी सही रहता है उसके लिए? वॉक आँतों के लिए नहीं है, बट वो फिज़िकल फिटनेस के लिए अच्छा, सही है। ठीक है। और कई लोगों की आदत होती है जैसे सुबह उठते हैं ना तो पानी पी कर के जाते हैं या कुछ सॉर्ट ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक्स पी लिए ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह से हेल्प मिले, तो सही वही होते हैं? वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है। कई लोग हुँ, काफ़ी सारा पानी पीते हैं, हाँ। जिससे लैट्रिन पास होती है। वो भी ज़्यादा पानी पीने के बाद में जब आँतें हिलेंगी, तो पानी अंदर जाएगा तो आँतें हिलेंगी। तो ये सही है? सही है, बट बिल्कुल, उतना भी कि 2-2 लीटर पानी पीना, नहीं। 3 वो भी सही नहीं है। कितना फिर भी? 1 ग्लास पानी इज़ फाइन? आदमी को उतना पानी पीना चाहिए जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप 2 लीटर पानी पियोगे सुबह-सुबह, जो आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हुँ। सही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन में भी कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं क्या जो हमें देखने चाहिए कि ये शायद किसी और बीमारी की तरफ इशारा कर रहे होंगे? बहुत बहुत ज़रूरी। हुँ, अगर सबसे पहली चीज़, हमने कैंसर नहीं मिस करने। ओके। जब आप 45-50 साल के बाद हो जाते हैं हुँ, और हुँ। आपको न्यू ऑनसेट कैंसर है, हुँ, न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब नई तरह से आपको कब्ज़ शुरू होती हुँ, है, हुँ। तब हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। कैंसर के बारे में उन लोगों में सोचना चाहिए जिनकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है। 45-50 साल से ज़्यादा है, हुँ, हुँ। जिनका खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ओके, जिनको लैट्रिन में रक्त आता है, अच्छा। या जिनको वज़न कम हुआ, या जिनको पेट में दर्द हो रही है। ये इन चीज़ों को, ये एक रेड फ्लैग साइन्स है। ये हमें दिखाते हैं कि इस पेशेंट को नज़दीकी से देखना है,
अगर 20 साल के पेशेंट में और 60 साल के पेशेंट में जो कॉन्स्टिपेशन के साथ आ रहा है, हमारा इंतज़ार करने का समय अलग होना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको जांचें करानी चाहिए, आपको कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। लोग सोचते थे कि भारत देश में कैंसर नहीं होता क्योंकि हम हाई फाइबर डाइट करते हैं, जो अनलाइक वेस्ट जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। विदेश में हर आदमी 50 साल की उम्र के बाद, 45-50 साल की उम्र के बाद अपनी कोलोनोस्कोपी कराता है। भारत में कम लोग कराते हैं, अवेयरनेस नहीं होती। बट हमने देखा गया है भारत में भी कैंसर की कमी नहीं है। और कम से कम जिन लोगों को सिम्टम्स हैं, कम से कम उनको तो स्क्रीन करना चाहिए। बिल्कुल। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और उम्र ज़्यादा है, उनको अपनी कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। ओके, तो इसके लिए कोई एज ग्रुप का भी मार्कर है कि इस उम्र में कराना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप वालों को करा लेना चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं? 45-50 साल के बाद में, अगर आप 20 साल के हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कोई अर्जेंसी नहीं है कोलोनोस्कोपी कराने की, अनलेस कोई आपको खून कम है या रक्त आ रहा है या आराम ही नहीं आ रहा, तब अलग बातें होती हैं। ओके। अच्छा, आपने जैसे ब्लीडिंग की भी बात कही, तो कॉन्स्टिपेशन में होते ही दिक्कत कि कई लोगों को खून भी निकलते हैं मोशन पास करते टाइम में, ये कब सीरियस हो जाता है? ऐसा होता है कि खून नीचे पाइल से भी आ सकता है, हाँ। 10 सेंटीमीटर ऊपर कैंसर से भी आ सकता है। अच्छा। तो ऐसे कहना कि थोड़ा सा खून है वो खाली पाइल से होगा कॉन्स्टिपेशन में, वो सही नहीं है। नहीं है। तो उम्र देख के जांच होनी चाहिए। अगर खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो हमने देखना है भाई कहाँ से आ रहा है। ओके, तो इसके लिए फिर आप पूरा चेकअप करते हो पेशेंट में? दूरबीन डाल के देखना चाहिए। एनल के थ्रू देखते हो आप लोग? एक एंडोस्कोप है जो नीचे से हम डालते हैं, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम कोलोनोस्कोप बोलते हैं। ओके। उसको लेट्रिन के रास्ते से पहले हम दवाइयाँ देते हैं, आंतें धो के उससे धुल जाती हैं और फिर उसके बाद में हम दूरबीन डाल के चेक करते हैं। और इसमें फिर क्या पैरामीटर्स आप देखते हैं जो बताते हैं किसी और बीमारी की तरह है? पैरामीटर्स दिखाएंगे कि सबसे पहली चीज़ तो हमें दिखेगी कोई रुकावट है कि नहीं, दिखेगा कोई गांठ है, कोई कैंसर का एक मास पड़ा हुआ है इंटेस्टाइन में कि नहीं पड़ा हुआ। और कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा सन्ना देखते हैं उनको हम आंतें काली दिखती हैं अंदर से, वो हमें दिखा रहा है कि ज़्यादा लैक्सेटिव अब्यूज़ हो रही है। ओके, तो मतलब ये सारे पैरामीटर्स फिर आप लोग देख करके बताते हैं कि पेशेंट में। अच्छा, जो आपने कैंसर की बात कही, कैंसर के अलावा और कौन सी फिर बीमारियां हैं जो ट्रिगर हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा तो? कॉन्स्टिपेशन से कैंसर नहीं होते, बट कैंसर से कॉन्स्टिपेशन होती है। कैंसर से कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके। सो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन से नीचे फिशर हो सकते हैं, पाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकते हैं, जो आंत है वो बाहर निकल सकती है जोर लगाने पे, ये चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल है, जो जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है वो संतुष्ट नहीं है, तो हमें उसे संतुष्ट करना है। तो पेशेंट्स को फिर आप लोग कुछ एडवाइस देते हैं, क्योंकि अगर उन कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं तो आई एम श्योर कि उनकी डेली लाइफ भी हैम्पर होती होगी, वो आए दिन भी थोड़ा सा बिहेव करते होंगे उस तरीके से। एक अंग्रेजी में कहावत है, a good set of bowels means more to a man than any set of brains you can give him। कि आदमी को अगर आंतें चल रही हैं, उसको दिमाग नहीं चाहिए, वो संतुष्ट है अगर उसकी आंतें अच्छी तरह चल रही हैं। तो आंतें थोड़े बहुत इधर उधर हुई तो दिमाग चलना भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर क्या पेशेंट्स उस टाइम पर फील करते हैं, मतलब जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं लंबे समय तक, कुछ होता है उनमें कि इरिटेशन, मूड स्विंग ज़्यादा होने लगते हैं? आप सही बोल रहे हो, ये चीज़ें कई बार कटी जाती हैं। स्ट्रेस के साथ भी कॉन्स्टिपेशन वर्सन हो जाती है। देयर इज अ ब्रेन गट एक्सिस है, दिमाग और आंतें इकट्ठी चलती हैं। अगर एक जगह तकलीफ है तो दूसरी जगह भी तकलीफ रहेगी। अगर लंबा कब्ज चल रहा है तो लोग उससे हताश भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। और दूसरा भी है, रिवर्स भी है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कई बार स्ट्रेस की दवाइयाँ मदद करती हैं, और अगर स्पेशली अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है, इन दवाइयों से आंतों की चाल भी बढ़ती है। तो हर एक आदमी को एक ही नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। उसका बिहेवियर, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब साथ में क्या बीमारियां चल रही हैं, उसकी दवाइयां क्या चल रही हैं, सारी चीज़ें नज़रअंदाज रखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए फिर हमें इलाज करना चाहिए। डॉक्टर, तो इसमें फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए? तो सबसे पहली चीज़ तो हमने देखना है कि कोई बीमारी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को थायराइड की बीमारी है, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को कोई कैंसर होने के रेड फ्लैग साइंस या कोई शक है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो दूरबीन डाल के जांच होनी चाहिए।
अगर हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं, नेक्स्ट लेवल हमने देखना है कि कोई दवाई तो नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन कर रही है। फिर हमने सलाह देनी है, और सलाह में पहली चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस। पानी खूब पीना है, डाइट में फाइबर ज़्यादा होने चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, फिर दवाइयों के बारे में बात होती है। तो दवाइयाँ जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, और सबसे पहली दवाइयाँ वो होनी चाहिए जो लैट्रिन को नरम रखती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो खाली शॉर्ट टर्म 1 या 2 बार इस्तेमाल करने के लिए, इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए या कुछ दिन के लिए होती हैं। वो दवाइयाँ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स जो लॉन्ग टर्म नहीं ज़रूरत होती है, वो भी लोग अक्सर लिए करते रहते हैं। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। सिंपल दवाइयाँ जो ऐसे लैक्टुलोज, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जो लैट्रिन को नरम करते हैं, उसको कोशिश करनी चाहिए। फाइबर को इंक्रीज करना चाहिए डाइट में साथ में। तो ऐसा भी होता है क्या कि दवाइयों का भी रोल खत्म हो जाता है तो बात फिर सर्जरी वगैरह तक चली जाती है? सर्जरी से पहले बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। जैसे? कुछ लोगों को फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर होता है, जैसे मैंने बताया कि आंत की मोटिलिटी और चाल की गड़बड़ होती है। हाँ। कि इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो मतलब दबा रही है, स्टूल को बाहर पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंत बाहर नहीं आ रही है। उस स्थिति में हम इंटेस्टाइन की चाल को देख सकते हैं, जिससे हम मैनोमेट्री करते हैं। मैनोमेट्री से हमें पता लगता है कि क्या इसको इवैक्यूएशन डिसऑर्डर है कि नहीं। ओके। ऐसे कई लोगों को इम्प्रूवमेंट होती है बायोफीडबैक से। हम दिखाते हैं उसको, पेशेंट को दिखाते हैं कि क्या करने से उसकी बाहर का एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, स्टूल पैसेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बहुत सारे लंबे इवैक्यूएशन है, अलग तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। आंत की कम चलने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अच्छा। बाहर जो रुकावट है उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फीकल इवैक्यूएशन मोटिलिटी डिसऑर्डर से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो वो इवैल्यूएशन अलग होता है कि हमने देखना है कारण क्या है, इसकी क्या आंत कम चल रही है, क्या स्फिंक्टर खुल नहीं रहा, तो या कोई रुकावट है। वो सब चीज़ें देख के फिर सलाह दी जाती है। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन फिर लॉन्ग टर्म बीमारी है या शॉर्ट टर्म में ही है ऐसा? क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार कॉन्स्टिपेशन हो गया फिर लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो लाइफ टाइम है ना, तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जो सारी चीज़ें इकट्ठी आती हैं। हाँ। तो ये नहीं कॉन्स्टिपेशन शॉर्ट टर्म या 1 दिन की या 2 दिन की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। 1 या 2 दिन में किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कोई आपके पास आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर आ रहे हैं आपके पास, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कोई लंबी तकलीफ चल रही है। शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन तभी होती है अगर नीचे मांस फट गया है, फिशर हो गया है और दर्द करके वो लैट्रिन नहीं पास कर रहा, तो वो ठीक हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है। ठीक है। तो मोस्टली आप डाइट रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड ये सारी चीजें मॉडिफिकेशंस करने के लिए पहले बोलते हैं पहले डाइट, लाइफस्टाइल और सिंपल स्टूल सॉफ्टनर्स, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद फिर जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से प्रोग्रेस होता है। तो डॉक्टर, हम चाहेंगे कि आप हमारी ना ऑडियंस को भी एक छोटी सी टिप या एडवाइस ज़रूर दें कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं या उनके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो उनसे डील करने के लिए वो क्या एक ऐसी चीज़ फॉलो करें या कोई मंत्रा फॉलो करें जो उनको हेल्प करेगी? सो सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर नहीं करना अगर आपकी उम्र ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आपको उम्र 45-50 साल से ज़्यादा है, अगर आपके लैट्रिन में ब्लड आता है थोड़ा बहुत भी, अगर आपका वज़न कम हो रहा है या पेट में दर्द हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना है, और ज़रूरत है तो कोलोनोस्कोपी करानी है। एग्जैक्टली। कैंसर नहीं मिस करने। हम चाहेंगे, हाँ, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना है। पानी की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। चाय कॉफ़ी ठीक है, मदद करती है स्टूल पैसेज में, बट अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खाली फाइबर ज़रूरत है, और वो कहते हैं दूध नहीं लेना, वो नहीं लेना। बहुत ज़्यादा डाइटरी प्रिकॉशंस या खाने में बहुत सारी चीज़ें नहीं निकालनी। इनफैक्ट दूध वगैरह में अगर फाइबर नहीं होता तो, लेकिन दूध में कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उसी से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है उनकी। अच्छा। दूध लेने से। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, और अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो देखना है भाई ज़रूरत क्या है। फालतू में आयरन की गोलियां या कैल्शियम की गोलियां लेते रहो जिनकी ज़रूरत नहीं है और उससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो भी देखना है। बिल्कुल। अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, कोई थायराइड की बीमारी वगैरह है, कि वो सब चीज़ें भी चेक करानी है। अच्छा, हम कुछ ये भी चाहेंगे कि आप मिथ्स को भी क्लियर कर दो। आपने बोला भी, वैसे लोगों को लगता है कि चाय पिएंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, चाय पीने से अच्छे से मोशन पास होता है, इसमें है सच्चाई? होता है, सही बोल रहे हो। चाय और कॉफ़ी दोनों से इंटेस्टाइन की मूवमेंट थोड़ी चलती है। ओके।
बट जैसे कॉफ़ी की प्रॉब्लम है कि अगर ज़्यादा कॉफ़ी लेंगे तो यूरिन ज़्यादा पास करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन वर्स हो जाती है। तो थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी में कोई हर्ज नहीं है। लोग कितनी अक्सर मात्रा में फिर लेनी चाहिए? कितनी मात्रा, हाँ, हाँ। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। 2-3 कप में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दिन दिन में। में। ओके। अच्छा, और ये भी है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हुँ। सुबह-सुबह वो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तभी उन्हें लगता है कि मोशन पास होगा, वरना वो उनको लगता है कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो हाँ, बट ये स्मोकिंग एक कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं है। उस वो साइकोलॉजिकल। कॉन्स्टिपेशन हो रही है बिकॉज़ वो स्मोक कर रहे हैं। तो जब अच्छा। तक वो निकलेगी नहीं तब तक वो उसको इंटेस्टाइन मोटिलिटी नष्ट नहीं हो और ठीक नहीं लोगों को होगी। ये वाइस वर्सा लगता है कि हम स्मोक करेंगे तभी जाकर के हमारा स्टूल हाँ, बट पास वो होगा। हालत वो उस स्थिति पे पहुँचे इसलिए हैं बिकॉज़ वो हुँ। स्मोक कर रहे हैं। अच्छा, पपाया खाने से कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है, ये सही बात है? सारे फल मदद करते हैं। पपाया में भी ऑल्दो फाइबर है, हुँ, फाइबर के साथ में मैंने बताया उसमें एक एंजाइम है पेपेन, हुँ। जिससे भी इम्प्रूवमेंट होती है। उसमें डाइजेशन इम्प्रूव होती है और कॉन्स्टिपेशन के साथ में लोगों को ब्लोटिंग वगैरह रहती है, उसमें भी फ़ायदा रहेगा। ओके। अच्छा डॉक्टर, हम आखिर में यही चाहते हैं कि कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनके लिए बिग नो है, या ऐसे लोगों को भी नॉर्मल नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आगे चल कर के उन्हें इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो कौन-सी चीज़ें जो बंद कर देनी चाहिए? कुछ नहीं बंद करना है, ज़िंदगी जीनी है। और सब कुछ थोड़ा-थोड़ा करना है। सब कुछ कोई थोड़ा-थोड़ा ऐसी करना। चीज़ नहीं है जो आपको ये खाने में बिल्कुल ही नहीं लेना है। हाँ। आपने फाइबर इंक्रीज़ करने हैं, हुँ, हुँ। हाइड्रेशन इम्प्रूव करनी है, पानी ज़्यादा पीना है। मोटा-मोटी इतना होना चाहिए। कोई ऐसी एक दवाई या एक खाने की चीज़ जिससे कॉन्स्टिपेशन हो ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन डेडली भी हो जाता है, ऐसा होता है? डेडली बहुत डरावना शब्द है, इतनी बड़ी बीमारियाँ कॉन्स्टिपेशन में अगर कारण कैंसर है, हाँ। तब हम खतरनाक होता है। हुँ, बट ऐसा कि सबसे ज़्यादा चीज़ पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, हुँ। वो सबसे डेडली चीज़ वो लगती है। बिल्कुल। बट ये नहीं कि वो खतरनाक है, हमने आराम देना है, कोई बड़ी बीमारी है कि नहीं वो देखना। देखना है, एग्जैक्टली। तो आई गेस इस सेशन में हमने कॉन्स्टिपेशन पर काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत की है, हर डिटेल के बारे में जाना है। आई होप सर यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे उन लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जो कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं या जिनके आसपास में ऐसे लोग हैं जो मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।